नमस्कार, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। आप सभी को इस नव वर्ष की 2023 का आप सभी का सिलेक्शन का वर्ष हो। आप सभी इस वर्ष में सिलेक्शन पाए, सभी टीचर्स बने। दोस्तों, आप सभी के घर खुशियों का पल हो या वर्ष। तो आप सभी को इसी शुभकामना के साथ आप सभी का सीडीपी का जो प्रैक्टिस क्लास है रेगुलर आप सभी को मिलता है। हम सभी प्रैक्टिस क्लास को देखेंगे और चीजों को समझेंगे। दोस्तों, एक बार आप सभी मित्र एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और इसके बाद हम सभी क्लास को समझेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ा कम होता है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी के पेपर के स्टैंडर्ड पर, मानकता पर बनाए जाते हैं और आप सभी चीजों को समझना है। जो भी आप सभी को ना आता हो पॉइंट को, वो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करिए और आप सभी चीजों को पढ़ते रहें, समझते रहें। हर क्वेश्चंस पर चीजों को कंसंट्रेट होकर, चीजों को ध्यानपूर्वक चीजों को देखें और फिर इसके बाद अपना अवलोकन करें। दोस्तों, तो आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे। कह रहा है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। आपसे निगेटिव पूछ रहा है। दोस्तों, आप सभी को निगेटिव बताना है। कह रहा है कि विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। कह रहा सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। कह रहा विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है और कह रहा विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप सभी को पता है या जो विकास डेवलपमेंट का चैप्टर्स है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट आप सभी के सिलेबस में है या केवीएस पीआरटी में भी है। तो आप सभी मित्र जो केवीएस पीआरटी वाले हैं दोस्त, वह भी इस पेडागोजी क्लास को सीडीपी का देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि जो मेरे द्वारा क्वेश्चंस रखे गए हैं वह दोनों के मानकता पर खरे उतरते हैं। दोस्तों, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। तो जहां तक आपकी बात किया जाए तो विकास बहुआयामी और बहुमुखी होता है, आप सभी को पहले से पता है, क्योंकि विकास आपके जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। आप सभी के सभी पक्षों को, जैसे सामाजिक पक्ष हो, आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, आपका व्यवहार हो, आपका नैतिक विकास हो, सारे पक्षों को आपका विकास करता है। विकास जो डेवलपमेंट है, तो आपका या तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। दोस्तों, आपको पता है कि सांस्कृतिक परिवेश से जो विकास प्रभावित होता है, जो आपके कल्चर से उससे प्रभावित होता है। तो आपको पता है कि या ऑप्शंस नहीं सही है, तो इसीलिए आपका यह करेक्ट हो जाए। और आपको पता है जो नहीं है वही सही आपसे पूछ रहा है। कर विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया, जी आपका ऑप्शन या तो सही है या बात सही करेक्ट कर रहा है। कर विकास सुनिश्चित एवं पूर्ण निर्धारित रीति पर होता है। जैसे आपको पता है पहले से निश्चित है कि बच्चे का शैशवावस्था आएगा, फिर बच्चे का बाल्यावस्था आएगा, फिर बच्चे का किशोरावस्था आएगा। यह सभी भाइयों को पहले से पता है। तो यह कह सकते हैं कि विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको दोस्तों या क्वेश्चंस आप सभी मित्र बी ऑप्शंस दे रहे हैं तो सभी के सभी करेक्ट हैं, इसलिए आपका क्या होने वाला है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पहले देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या पूछ रहा है किसका परिणाम होता है। कह रहा है कि केवल अनुवांशिकता का, कर केवल वातावरण का, कर अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, कर केवल आर्थिक कारकों का। क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप सभी को पता है जो आपका हेरिडिटरी है और इन्वायरमेंट चैप्टर्स है, या आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी देखिए, या कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के लिए केबीएस पीआरटी, आप सभी सुपर टेट, और आपको पता है आपका सीटेट। या कुछ पार्ट इसमें से जो है जो आपके लिए कॉमन है और आप सभी की क्वेश्चंस इसके अच्छा क्वेश्चंस नहीं बनाया जा सकता। जानते हैं आप, जो क्वेश्चंस हो सकता है इससे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपके लिए हमेशा सरल ही होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बताना कौन सा होगा। करेक्ट केवल आनुवांशिकता पर, तो आपको पता है केवल आनुवांशिकता ही आपका विकास, संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। और करा केवल वातावरण, तो यह भी नहीं होगा, करा यह भी नहीं होगा।
और कारक केवल आर्थिक कारक हो, क्या आपके पास पैसा होगा तो आपका दिमाग जो संज्ञानात्मक विकास व डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ आपसे क्या होगा सही, वह होता है आनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया, उसके गुणनफल का जो गुणनफल होता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता। तो ऑप्शन सीधा सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। सभी भाई सी ऑप्शन दे रहे हैं तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर के लिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहले बताइए जीन पियाजे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थी को विकास की किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिनमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है? कर सांवेदिक पेशी, कर पूर्व संक्रियात्मक, कर मूर्त संक्रियात्मक या कर अमूर्त संक्रियात्मक? क्वेश्चन आप मित्र पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बताइए थर्ड नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। और जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीन पियाजे आपको पता है, जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चा करता है वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वातावरण से या खुद से अंतःक्रिया करता है, अपने एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है। और आपको पता है जो इनका सिद्धांत है जीन पियाजे का, उसे हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जब बात करते हैं तो इन्होंने 3-4 चरण की बात की थी, 4 स्टेज में अपना सिद्धांत दिया। चारों संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो 4 स्टेज में उन्होंने दिया। और 4 स्टेज में जो आप सभी के ऑप्शंस दिख रहे हैं, चारों स्टेज आप सबके सामने हैं। जब चारों स्टेज की आप बात करते हैं तो सांवेदिक जो पेशी अवस्था है, इसका एज जो होता है वह होता है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की बात करते हैं। फिर आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह होता है 2 से 7 वर्ष, है ना, 2 से 7 वर्ष। और इसके बाद जब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक की तो इसका होता है 7 से 11 वर्ष। तो अगला जो स्टेज है उसे हम जानते हैं 11 से 15 वर्ष होता है। क्या होता है 11 से 15। तो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप सभी दोस्त बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और जिसमें से अब बात कर लेते हैं कारण जिनमें परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है जब बच्चा 11 से 15 साल की वर्ष में होता है, जिन पियाजे ने कहा उस समय बच्चे में परिकल्पना करने की, निगमन करने की तर्क विद्यमान होती है और वह बच्चा परिपक्व होता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सीधा राइट आंसर होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपको पता चल गया होगा, जिसे हम जानते हैं अमूर्त को जानते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जी दोस्तों आप सभी डी ऑप्शंस दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ नंबर के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। करल लेवाइगोस्की, करल लेवाइगोस्की का मानना था, लेवाइगोस्की क्या मानते थे, कह रहा है कि बच्चों को कार्य करते समय ट्रोल मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके लिए वह कार्य बिल्कुल नया ही हो। समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता समस्याओं पर अपने कार्य करने देना चाहिए। अध्यापिका द्वारा बच्चों को उपयुक्त भौतिक पुरस्कार प्रदान करने कार्य पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है वह हम जानते हैं। लेवाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जब आप बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो सीखता है समाज से सोशल इंटरेक्शन करता है, सोशल जो समाज से अंतक्रिया करता, अंतक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। तो जब आप बात करते हैं इनका सिद्धांत था और कहते थे कि बच्चा समवयस्कों के साथ अंतक्रिया सबसे अच्छा करता, मतलब उन्होंने कहा समवयस्क का मतलब है कि हम उम्र जो उनके एज के बच्चे उससे ज्यादा अच्छा सीख पाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे खेल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि खेल खेल में बच्चे का सामाजिक संज्ञान विकास बहुत अच्छे से होता है।
इसलिए आपसे ढूंढना है कौन सा होगा। अगर बच्चों को कार्य करते समय ड्रोन मदद नहीं करनी चाहिए, चाहे उसके वह कार्य बिल्कुल नया ही हो, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये ऑप्शन नहीं होगा। कर समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए। जी आपका क्योंकि उन्होंने यह कहा कि पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए, बच्चों को समझे कि कहां बच्चे की सहायता, कहां बच्चा फंस रहा है, और उसके बाद उसको बच्चों को सहायता देकर उसके निराकरण कर दे, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। करा बच्चों को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता की समस्याओं पर अपने कार्य करने देना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि बच्चा खुद से अपने आप से कार्य करने देना चाहिए बिना किसी वयस्क से। करा कि फिर आपसे पूछ रहा अध्यापिका द्वारा बच्चों को उपयुक्त भौतिक पुरस्कार, तो आपको पता है जो पुरस्कार की बात करते हैं या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक करते हैं, संज्ञानवादी नहीं करते हैं। और संज्ञानवादी की बात करें तो उसमें आते हैं लेवाई गोस्की, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए आपका क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और सभी भाई सभी दोस्त बी ऑप्शन दे रहे हैं। सभी को नव वर्ष या मंगलमय हो, सभी अपने खुशियों को प्राप्त करें, यही भगवान से मेरी कामना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है कि विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी किसी विशेष कौशल का या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है। करा संवेदनशील अवधि, करा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, करा विकासात्मक विलंब, करा संज्ञानात्मक स्थिरता। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट। नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। करा विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, तो वह अवधि कौन सा कहलाता है, वह समय क्या कहलाता है, बताएंगे। डेवलपमेंट का एज पूछ रहा है, सबसे तेज गति से किसी कौशल या विशेषता को प्राप्त करना किस अवधि में होता है। तो दोस्तों किस अवधि में होता है, तो वह होता है संवेदनशील अवधि में। जब बच्चा संवेदनशील अवस्था में होता है, तो आपको पता है जब उसके जो सेंसिटिव एज चलते हैं जब, तो उसमें सबसे अच्छा सीखता। जैसे आपको पता है कि भाषा विकास का जो सेंसिटिव एज है, मतलब संवेदनशील अवस्था है, वह होता है बच्चे से, आपको पता है कि वह बच्चा 2 से 6 वर्ष की एज। सबसे ज्यादा जो बचपन की अवधि है, मतलब प्रारंभिक बचपन की अवधि में बच्चा बहुत तेजी से सेंसिटिव होता है और संवेदनशील होता है, जिससे उसमें भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कह समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो या उससे मतलब नहीं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जब आप जानते हैं, हम जानते हैं जेडपीडी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और बताइए क्या होने वाला। अगर बच्चों को क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर बच्चों को एक समूह और करा खेल अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है। कर मीडिया है, कर शैक्षणिक संस्थान है, कर आस पड़ोस है, कर धर्म है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको पता है सोशलाइजेशन चैप्टर 6 है, जो समाजीकरण, जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां से आप सभी केवीएस पीआरटी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी के सुपर टेट और टेट में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए यूपी टेट सभी के लिए, जहां भी आप सभी के टीचिंग एग्जाम्स आप सभी के प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल के होते हैं, जहां पे सीडी जाती है, वहां के लिए अब बेहद इंपॉर्टेंट है। रीट जैसे पेपर में, एमपीटेट जैसे पेपर में सभी भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था है, वह संस्था है
ए ऑप्शन होगा मीडिया होगा, ऑप्शन ए होगा, ए ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और सभी भाई ए ऑप्शन दे भी रहे हैं, तो आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन। शैक्षणिक संस्थान में ऐसा नहीं होता है, आस पड़ोस में भी ऐसा कुछ नहीं। धर्म से आपको पता है, धर्म से लेना देना नहीं है। आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी भाई आंसर भी दे भी रहे हैं। 7 नंबर के लिए देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और बताएंगे। करा बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि, क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि क्या मानते हैं जो बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थक हैं? करा व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय निभाते हैं। करा कि कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। करा बच्चों बालकों की कक्षा से बाहर के अनुभव में असंगत है। कर बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिस ऑप्शंस में आप देखेंगे जहां पर बाल केंद्रीय शिक्षा की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस को ढूंढना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप सभी एक बार कमेंट करेंगे 7 नंबर के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, पहले आप बी ऑप्शंस को देखिए। बी ऑप्शंस कह रहा कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए, तो यह बाल केंद्रीय शिक्षा बात नहीं करता है, या बात करता है ऑप्शंस कह रहा है शिक्षा, क्या कह रहा है? शिक्षक केंद्रित, मतलब इसमें बीच में कह रहा है टीचर मेन होगा। बी ऑप्शन में क्या बालकों की कक्षा से बाहर के अनुभव में असंगत है? नहीं, संगत होता तो सही होता, असंगत नहीं है, इसलिए आपका यह भी नहीं होगा। क्या बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? क्यों अपेक्षा नहीं की जा सकती? इसलिए आपका नहीं की वजह से ऑप्शन से गलत हो गया, इसलिए आपका क्या होने वाला है? ए ऑप्शन राइट आंसर। करा व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रित निभाते हैं, तो सही बात है कि जो व्यक्तिगत बाल केंद्रीय शिक्षा में वही आपका मेन रोल निभाता है, इसलिए आपका 7 का ए ऑप्शन होगा। और सभी दोस्त 7 का ए ऑप्शन दे रहे हैं, सभी के सभी करेक्ट हैं, सभी के सभी दोस्त करेक्ट ऑप्शंस दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे। करा कि एक अध्यापिका, क्या क्वेश्चन है देखिए, करा कि एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं कौन पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं करना चाहिए? करक का सम्मान करना चाहिए, करा को अनदेखा, का परिमार्जन या को खारिज? क्या करना चाहिए? एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को कौन सा पसंदीदा अधिगम शैली संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं का करना चाहिए? यहाँ पे आपको फिल करना है, कौन सा हो जाएगा? का कौन सा, मतलब इसमें कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए अधिगम शैलियों को? तो आपका व्यक्तिगत के लिए सम्मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट को अनदेखा नहीं, अनदेखा नहीं, अनदेखा करेंगे तो कहाँ चीजें हो पाएंगी? करेक्ट को का परिवर्जन करना चाहिए, अभी नहीं। को खारिज, तो यहाँ कुछ बात गलत है। करेक्ट ए ऑप्शन का सम्मान करना चाहिए। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं का सम्मान जो है, अधिगमकर्ताओं का पसंदीदा अधिगम शैली संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं का करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन राइट आंसर। आप सभी 8 का ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए यह आप सभी से दिया गया एनईपी 2020, आप इसे पढ़ेंगे। दोस्तों कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको निगेटिव ढूंढना है। कौन सा आपका एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खारिज करता, आपसे पूछ रहा है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होता है, होगा। करा रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। करा रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। करा कि रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 9 का आप बताइए प्लीज, एक बार कमेंट कीजिए सभी मित्र कमेंट करेंगे 9 नंबर के लिए।
9 नंबर के लिए एक बार आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की जब बात करते हैं, एनईपी का गठन के कस्तूरी रंगन, जो के कस्तूरी रंगन जो इसरो के चीफ थे, पूर्व चीफ थे इसरो के, क्या थे, इसरो के पूर्व चीफ थे। तो इनके द्वारा यह गठन किया गया, अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गठन की गई। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी बात गलत होगी। अगर रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा तो यह बात तो सही है। अगर रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कॉग्निटिव, इमोशनल और जो मनोगत्यात्मक यह भी शामिल होगा, सही बात है, यह भी सही है। करा रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, यह तो बात सही है। करा कि रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगा, क्यों करा पर्सनल, सिर्फ व्यक्तिगत पर्सनल पर होगा और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, तो नहीं से यही गलत हो गया। अगर यहीं पे होता कि सामूहिक कार्यों को भी शामिल करेगी तो आपका राइट होता, लेकिन आपसे गलत पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, इसलिए आपका गलत ही सही होगा। ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर। सभी मित्र डी ऑप्शन दे रहे हैं, सभी के सभी राइट आंसर दे रहे हैं। 10 नंबर के लिए देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे कौन सा हो। देखिए पढ़िए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। कर अगम मूलभूत संरचनाएं, कर अवसरों की असमानता, कर सहभागिता में अवरोध, कर गैर भेदभाव। क्वेश्चन आप पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक बार आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है 10 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है, आपको पॉजिटिव ढूंढना। कर अगम मूलभूत संरचनाएं, तो या तो सही है। करा की अवसरों की असमानता, उसमें समानता, देखिए अवसरों की असमानता होनी चाहिए, तो यह भी सही है क्योंकि बच्चे दिव्यांग है बच्चे। करा सहभागिता में अवरोध, करा सहभागिता में अवरोध भी करा है, तो सहभागिता में अवरोध या तो होता है। तो करा कि गैर भेदभाव, उनके साथ गैर भेदभाव, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। करा है क्या जरूरी है, देखिए या जो यह सब निगेटिव पॉइंट, देखिए अगम मूलभूत संरचना या निगेटिव। अब सबसे पूछ रहा है, आपसे पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉजिटिव क्या होगा, उनके साथ गैर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन गलत आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि यही पॉजिटिव है। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है, तो आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उनके साथ गैर भेदभाव मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, ये आपका क्या होगा, आपका सही होगा। गैर का मतलब बिना, बिना भेदभाव को आप उन्हें समावेशन कीजिए, उनको समावेशी क्लासरूम में बैठाइए, चीजों को व्यवस्थित इंक्लूसिव कीजिए, उनको समावेशित कीजिए। अगर आगम मूलभूत संरचनाएं, तो यह सभी पॉइंट गलत हैं, तो आपका डी पॉइंट आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे। करा कि पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है। करा कि अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार, कर गुणज वैकल्य, कर वाचन वैकल्य या कर स्वलीनता। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 11 नंबर के लिए आपसे प्लीज कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। करा कि अवरोध न्यूनता, अतिसक्रियता विकार, जब बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, मतलब उनमें ध्यान देने की क्षमता कम होती है, तो यह होता है और अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार। और करा गुणज वैकल्य, जब आपको पता है इसे हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। अगला बहुत बात करते हैं वाचन वैकल्य की, जब बात करते हैं तो वाचन में आपको पता है जिसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। और बात करें जो आपका स्वालीनता है, स्वालीनता वाले बच्चे, आपको पता है कि स्वालीनता वाले बच्चे ऐसे होते हैं, जब आप बात करें कि जब आपके क्लासरूम में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होते हैं, जब क्लास में कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अपने आप में लीन होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा दूसरों बच्चे से कम्युनिकेशन कंप्रेशन नहीं होता, अंतःक्रिया नहीं करते हैं बच्चे एक दूसरे से, बहुत शांति से बैठे होते हैं। और उनमें क्या होता है, यह भी एक दिक्कत होती है उनमें कि वह चीजों को बहुत देर से सीख पाते हैं, जो उनको बताया जाता है उनको देरी में सीखते हैं,
तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, इसलिए वह बोले जाते हैं स्वालीनता वाले बच्चे। तो आपसे पूछ रहा है पठन में दिक्कत हो रहा है तो आपका वाचन वैकल्प, और आप सभी दोस्त सी ऑप्शन दे भी रहे हैं, सभी के सभी राइट हैं, सभी के सभी मित्र राइट आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर के लिए, आप सभी देख और बताएंगे राइट होने वाला है। उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देगी कौन? कर प्रदर्शन, कर प्रतियोगिता, कर अधिगम या कर परिहार। मतलब उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देगी, कौन सा इसमें होगा जो बच्चों के लिए लंबे समय तक मोटिवेशन का कार्य करे, आंतरिक प्रेरणा का कार्य करेगा? ये ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? क्या प्रदर्शन होगा, क्या प्रतियोगिता होगा, क्या अधिगम होगा, क्या कर परिहार होगा? तो आपको पता है दोस्तों कि लंबे समय तक मोटिवेट रहना आंतरिक रूप से, तो अधिगम इस सी ऑप्शन लर्निंग आपका ऑप्शन होगा, अधिगम करेक्ट होगा। और सभी के सभी सी दे रहे हैं, सी ऑप्शन 12 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी भाइयों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कर उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देगी, मतलब लंबे समय तक मोटिवेशन का कार्य करेगा, इंटरनल मोटिवेशन का। तो अधिगम वह आपका लंबे समय तक उसे रखेगा और इंटरनल मोटिवेट रखने में कोशिश करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर के लिए। करा कि प्रतिभाशाली, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को कैसा, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को कैसा ऑप्शन चूज करना है, कैसा चीजों को समझना चाहिए? सिर्फ अध्यापक से स्वीकृत गतिविधियों को करने के अवसर मिलने चाहिए, मतलब जो टीचर कहे उसे मान करके उस पर अवसर कार्य करना चाहिए। करा सिर्फ तथ्यों के प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रदत्त कार्य देने चाहिए। करा चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। करा सभी कार्यों के लिए गहन और सतत निरीक्षण करना चाहिए। करा कि प्रतिभाशाली और मेधावी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो। 13 नंबर के लिए आप सभी प्लीज कमेंट कीजिए, सभी मित्र एक बार सभी कमेंट करेंगे। 13 नंबर के लिए सभी आंसर दीजिए, सभी कोशिश कीजिए आंसर देने की और चीजों को समझने की, क्योंकि आप सभी खुद से अवलोकन करें, स्वावलोकन करें, अपने जब सेल्फ मूल्यांकन करेंगे, स्वयं मूल्यांकन करेंगे, तो आप चीजों को अच्छे से सीखेंगे कहाँ पे मेरे द्वारा गलतियां हो रही हैं, कैसे हमको सुधारना है, चीजों को और अच्छा करना है, जिससे आप सभी का जो 30 मार्क्स का होगा या आपका सीडी का या प्राइमरी या जूनियर का, उसमें अधिकतम नंबर आप पा सकें, 28 से 29 के आसपास सभी बच्चे पा सकें। मेरी यही मनोकामना है कि आप चीजों को अच्छे से सीखें और करते चलें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप चीजों को पढ़ते चलेंगे तो जरूर आप सफल, निश्चित है, कोई चीज असंभव नहीं होती, आपको पता है। तो आपका क्या ऑप्शन राइट होगा? प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? कारण सिर्फ अध्यापक से स्वीकृत गतिविधियों को करने के अवसर मिलने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब सिर्फ जब अध्यापक देगा तो सिर्फ से आपको पता है कि सिर्फ निगेटिव सब वैसे ही है। करत सिर्फ तथ्यों के प्रत्यास्मरण पर, करत सिर्फ रट्टा मारने पर और प्रदत्त कार्य देने चाहिए, तो यहां से भी गलत हो गया। कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए आप कभी कभी देखते हैं, कहीं कहीं आप जब देखते होंगे यूट्यूब पर या कहीं भी किसी का वीडियो देखते हैं तो बहुत से लोग ट्रिक्स बताते हैं कि सिर्फ होगा ही होगा भी होगा, लेकिन क्वेश्चंस ऑप्शंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको पर्टिकुलर खुद ही लग जाता है कि ऑप्शंस नहीं होगा, उसमें ट्रिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक तो बाद में आता है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजों को बारीकता से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाता है या निश्चित है, चाहे मैथ में हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, बाद में ट्रिक का नंबर आता है, पहले आपको समझना पड़ता है। और करा चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलना चाहिए। जी, अगर बच्चों को जो मेधावी और प्रतिभाशाली होंगे, अगर उनको चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं दिया जाएगा, उनके लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, तो उसमें बच्चे उब जाएंगे, उसमें निरस्ता आ जाएगी और निरस होकर के वह चीजों को दूर से भागने की कोशिश करेंगे, उसमें अच्छे से रुचि नहीं लेंगे और इंटरेस्ट पैदा नहीं होगी। इस वजह से आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उनके लिए चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलना चाहिए, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। और आपसे पॉजिटिव ऑप्शन पूछ रहा था तो सी इज द राइट आंसर। कारण सभी कार्यों के लिए गहन और सतत निरीक्षण, तो निरीक्षण की बात कहा करता है, या ऑप्शन क्या भी गलत हो जाए, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर के लिए देखेंगे,
14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे राइट होगा। करा वो विद्यार्थी, वह कौन सा विद्यार्थी इससे पूछ रहा, वह विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है, मतलब लिखने में दिक्कत है, उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक क्या करना चाहिए। करा किसी कार्य को पूरा करने की आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। करा लेखन की अनियमितताओं के लिए विद्यार्थियों की आलोचना करनी चाहिए। कर विद्यार्थियों को सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए कहना चाहिए। कर आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए। करा लिखने में दिक्कत है, लिखन वैकल्य है, लिखने में दिक्कत है उसे, तो उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, एक टीचर को जो मैम है उनको क्या चीजें इसमें फॉलो करना चाहिए, इससे पूछ रहा। किसी दत्त कार्य को पूरा करने की आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ा दें। जी दोस्तों आपको पता है कि जब उस बच्चे को लेखन वैकल्य है, लिखने में दिक्कत है, तो कैसे ए ऑप्शन होगा, क्यों, कार्य की लेखन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, तो सीधा आपको पता है कि निगेटिव है, आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। कारण लेखन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो और भी कार्य हो जाएगा, कि उसे सरलता होगी नहीं, इसलिए कारण लेखन की नियमितताओं के लिए विद्यार्थी को आलोचना करनी चाहिए, कि भाई साहब उसे बच्चे को आना चाहिए, बेटा तुम नहीं लिख पाते, तुम एकदम बेकार हो, उसको आलोचना करनी चाहिए, बच्चों की बेइज्जती महसूस हो, उसको इंसल्ट करने ऐसा कार्य नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करना है। बच्चा अगर सीखता हुआ बच्चा भी उससे दूर भाग जाएगा, आपके क्लासरूम को, आप टीचर की उस क्लास को छोड़ देगा और बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, और सीधी सी प्रक्रिया है, किसी बच्चे की आलोचना आपको नहीं करना है के रूप, तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कर विद्यार्थियों को सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए कहना चाहिए। क्या भाई जब उसे लेखन में दिक्कत है तो कहना चाहिए कि लेखन कार्य जो सीमित समय, एक लिमिट आप देंगे कि इस लिमिट में आपको कार्य पूरा कर लेना है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नेगेटिव। करा कि आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। जी अगर बच्चे में जो लेखन वैकल्य है, तब लिखने में मौखिकता, वाचन करके चीजों को कोशिश करें। ऑप्शंस आपका डी ऑप्शन सभी भाई समझ गए होंगे, 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर, और सभी के सभी दोस्त डी ऑप्शन दे भी रहे हैं, सभी मित्र करेक्ट हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे। बच्चों के संदर्भ में क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आती हैं, मतलब बच्चों के संदर्भ में जो डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आएगा, केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक। दोस्तों आप सभी को पढ़ाया गया है 15 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप सभी को यह क्वेश्चन पढ़ाए गए। 15 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए, 15 नंबर के लिए प्लीज आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आती हैं, डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन आता है, और आपसे अगर पूछा जाए ग्रोथ के अंतर्गत कौन आएगा, एक बार आप सभी कमेंट करेंगे, ग्रोथ के मतलब वृद्धि के अंतर्गत, या आप सभी से पूछा जा रहा है। जब दोस्तों आपको बात करें, जब केवल आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या आप बताएंगे, तब आप बताएंगे गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोस्तों कई बार पूछा गया है डेवलपमेंट क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए ग्रोथ वृद्धि क्या होती है, तो आप बताएंगे सिर्फ मात्रात्मक होता है। क्या होता है, मात्रात्मक होता है। तो आपका कौन सा राइट होगा, तब होगा वृद्धि से पूछा जाएगा तो मात्रात्मक होता है, डेवलपमेंट पूछा जाएगा, ग्रोथ पूछा जाएगा तो मात्रात्मक, डेवलपमेंट पूछा जाएगा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी के लिए 15 क्वेश्चंस था, आप सभी एक बार सेशन को ऐसे अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास सेशन शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए करिए, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों प्लीज एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सभी को कंटेंट ऐसे चीजों को मिलता रहेगा, चीजों को आपको सिखाया जाएगा, आपके परीक्षा के लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे, जो भी यहाँ पे आप सभी को प्रैक्टिस दी जाएगी वो आप पेपर के अकॉर्डिंग होगा, पेपर के स्टैंडर्ड पर होगा, उसकी मानकता पर होगा, कि आप सभी को सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सभी को क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस ला कर रख दिया जाता है, जैसे आपको सिर्फ
टाइम बेकार करने के लिए, खराब करने के लिए क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। जो भी कंटेंट रखे जाएंगे, जो भी आप सभी के विषय वस्तु आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप सभी को निरंतर मेहनत करना, चीजों को सीखना है। आज की क्लास यहीं तक। आप सभी मित्रों को फिर से इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मित्र स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही भगवान से मेरी कामना है, ईश्वर से मनोकामना है कि आपको सफल बनाए, आप दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आनंद खुशियों को भर दें। आज की क्लास यहीं तक। हम सभी मित्र अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।